हेलो एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का हम लोग डिस्कशन कर सकते थे, विविधता की समझ। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में आज कहते हैं कि आपने पहला वीडियो देखे ही होंगे। इस प्रकार एनसीईआरटी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। ऐसा आप लोगों को समरी कंटेंट दिया जाएगा, ऐसे कहानी के रूप में समझाया जाएगा जो आज तक कभी नहीं आपने देखे होंगे। इसलिए इस चैनल पे जो पहली बार हैं वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। कहते हैं कि रख हौसला वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कहने के तात्पर्य है कि हौसला रहनी चाहिए कि हमें क्या बनना है। इसके बाद शिद्दत से अगर मेहनत किया जाए, कठिन परिश्रम का किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो मज़ा कुछ अलग ही होगी। यही कहने का तात्पर्य है। चलिए हम लोग बिना टाइम व्यतीत किए चलते हैं, हम लोग विविधता एवं भेदभाव के बारे में चलते हैं। विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले विविधता की समझ हम लोग पढ़े थे। कहते हैं विविधता भारत में विविधता या अनेकता की एकता की ताकत का स्रोत माना जाता है। विश्व में भारत में विभिन्न धर्मों संस्कृति रहने के बावजूद भी हम लोग एक हैं, लेकिन विभिन्न संस्कृति रहने के विविधता रहने के बाद भी कहीं कहीं भेदभाव भी दिखाई पड़ते हैं। चलिए आज हम लोग उसी के बारे में कहते हैं। विविधता समृद्धि का प्रतीक है जो सकारात्मक है। विविधता होना जरूरी है जो समृद्धि का प्रतीक है कि अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक सामाजिक रहने के बावजूद एक हैं। लेकिन भेदभाव नकारात्मक प्रतीक है, यानी कि निगेटिव एक्टिविटीज है जो भेदभाव किया जाता है कि यह इस जाति के हैं, छोटे जाति का है, यह नीच जाति का है, यह इस कास्ट का है। इस तरह का भेदभाव करना यह नकारात्मक है। जैसे कि एनसीईआरटी में यह पहला चैप्टर में पहला पिक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ लड़की है, लड़का है, एक विकलांग है, यानी कि अनेक कल्चरल रहने के बावजूद, अनेक तरह के रहने के बावजूद एक तरह दिखाई देते हैं, सब एक साथ हैं। इस तरह की विविधता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हम कैसे हैं कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी खेल खेलते हैं, कौन सा उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और इतिहास पर असर पड़ता है। यह हमने देखा है पहले ही चैप्टर में हमने देखे थे कि भारत में भौगोलिक स्थितियों के फलस्वरूप ही विविधता उत्पन्न होती है। केरल के रहने वाले व्यक्ति विभिन्न तरह के खाना खाते हैं, विभिन्न तरह के पोशाक पहनते हैं, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक है, विभिन्न तरह के बोलते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति में अलग तरह के रहते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में देखें, जो लद्दाख के रहने वाले व्यक्ति हैं वह ठंडे इलाके के हैं, तो वहाँ क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। वहाँ की खाना अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है। जबकि हमने केरल का देखें तो वहाँ के गर्म इलाके हैं, वहाँ पे कल्चर अलग है, वहाँ की संस्कृति का अलग है। भौगोलिक और ऐतिहासिक विभिन्न तरह के डिफरेंस, अंतर हमने देखे थे पहले क्लास में। चलिए बिना अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारत में 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। मतलब भारत में 8 धर्म रहते हैं। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी। यानी कि भारत में 8 धर्म हैं, याद रखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। कहते हैं कि यह 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले यहाँ रहते हैं, फिर भी विविधता की एकता की प्रतीक हैं। कहते हैं संसार में 300 से अधिक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जिसमें भारत में 8 धर्म के अनुयायी हैं। संसार में टोटल कितने हैं? 300 से अधिक धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहाँ पे 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो मातृभाषाएं हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा नृत्य हैं, कल्चर हैं, यहाँ पे नृत्य होते हैं। यह विविधता
हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। उन लोगों के साथ सुरक्षित आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। इस पे डिपेंड पड़ता है विविधता। विविधता किस पे? कि हमारे खुश होने का कारण नहीं है कि हम किस तरह रहते हैं, वह उस पर डिपेंड पड़ता है कि वह किस तरह के बात बोलते हैं, वह किस कल्चर में आते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इस पे डिपेंड पड़ता है। भेदभाव का कुछ उदाहरण है, लैंगिक भेदभाव होते हैं, जेंडर भेदभाव होते हैं, जो वह स्त्री है वह पुरुष हैं। धार्मिक भेदभाव होते हैं, यानी कि वह हिंदू हैं, वह मुस्लिम है, वह सिख हैं, वह ईसाई हैं। जातिगत भेदभाव होते हैं कि वह उस जाति के हैं, वह उस जाति के, उच्च जाति के हैं, वह नीच जाति के। इस तरह के भेदभाव हम लोग देखते हैं। चलिए, पूर्वाग्रह क्या है, जेंडर बायस क्या है, पूर्वाग्रह क्या है? कहते हैं पूर्वाग्रह में यहाँ देख रहे हैं एक पिक्चर में आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ एक लड़का है और लड़का और लड़की हैं। एक लड़का रो रहा है, उसको कह रहा है कि तुम लड़के की तरह क्यों, लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि लड़की ही ऐसा रोया करते हैं छोटे छोटे बातों पर। यह क्या है? पूर्वाग्रह है, मतलब धारणाएं बन चुकी हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं कि उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वह क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। कि हम कोई भी काम यह लड़के ही कर सकते हैं या यह लड़की ही कर सकती है, खाना सिर्फ लड़की ही बना सकती है और बाहर का काम लड़का ही कर सकता है। यह क्या है? एक पूर्वाग्रह है। यह धारणा हम लोग बना लिए हैं, पहले से अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि कोई भी काम का राय जो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि यह काम उस तरह का है, तो वह क्या है? पूर्वाग्रह है। कहते हैं ज़्यादातर यह नकारात्मक होते हैं। ज़्यादातर यह क्या होता है? निगेटिविटी होते हैं कि वह काम हर आदमी कर सकता है। यह सोचना चाहिए। जैसे किसी खास वर्ग को लालची कहना, कुछ खास लोगों को चालाक, कंजूस या कुछ खास लोगों को आलसी आदि मानना। यह सब क्या है? पूर्वाग्रह का यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ ज़्यादातर राय नकारात्मक होते हैं पूर्वाग्रह के, जो किसी खास वर्ग, लालची, खास लोगों को चालाक, कंजूस या कुछ लोगों को आलसी आदि मानना। जैसे कहते हैं कि कुछ ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं, शहर के रहने वाले लोग आलसी रहते हैं, सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वाले रहते हैं। इस तरह के जो हमारे राय बना लेते हैं, वह दिमाग में बैठा लेते हैं कि ग्रामीण लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह हम लोगों को अंधविश्वास है कि ग्रामीण लोग भी आलसी होते हैं और शहर के भी आलसी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग शहर के भी मेहनती होते हैं, कुछ लोग ग्रामीण के भी मेहनती। ये हम लोगों का पूर्वाग्रह है कि ग्रामीण के लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं। इस तरह की हम लोग धारणा बना लिए हैं, जो यह धारणा उचित नहीं है। कहते हैं कि भारत गाँव का देश है। कुछ ग्रामीणों का अंधविश्वास मानते हैं, यह भी पूर्वाग्रह है। यानी कि आधे से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। गांव में लोग पूर्वाग्रह है कि आधुनिक लोगों के द्वारा यह नहीं किया जाता है, कि आधुनिक लोगों के द्वारा प्रौद्योगिकी की जानकारी उनको नहीं है। इस सब के जानकारी, इस सब के बारे में यह धारणा बना लिए जाते हैं, जो कि नकारात्मक है। ग्रामीणों में अंधविश्वास हो गया है कि वह प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह सिर्फ फसल बुआई, कटाई, परिवार के लोगों को खेती, 12 से 14 घंटा काम करना, ग्रामीण लोगों को ताला शहरों का स्थानांतरण करने के लिए बाध्य होता है। ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है, जो हम लोग अंधविश्वास पे हैं। इस प्रकार से हम गांव के अधिकतर लोग शहर लोगों में चालाक, धोखेबाज मानते हैं। यह भी पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है और सत्य भी है कि जब हम सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं और उसी के कारण हम दूसरी तरह पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो यह हम क्या है? एक भाषाएं के बहुत नकारात्मक रूप में देखेंगे। परिणाम स्वरूप उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावे अन्य भाषाएं बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर उस कहीं पे इंग्लिश भाषा की ज़्यादा इज्जत है तो कहीं पे हिंदी भाषा की ज़्यादा इज्जत है।
सब अपने जगह पे सही हैं। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लिश उसको ज़्यादा आता है तो वह क्या है, अच्छे इंसान है, और उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है तो वह बुरे इंसान है। वह दूसरों की इज्जत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यह क्या है, नकारात्मक सोच है। यह हम लोगों को मन में नहीं रहना चाहिए कि इस तरह की भाषाएं होती हैं। लड़के लड़की में भेदभाव। लड़के लड़की में भेदभाव का मतलब है बचपन में जब लड़के गिर जाने से चोट लग जाते हैं तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तब तो तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां ही रोए करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि धारणा बना लिए कि लड़का साहसी होते हैं, लड़की ही कमज़ोर होते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे मोटे बातों पर रोने लगते हैं। यह क्या है, धारणा बना ली है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी रोते हैं, लड़की भी रोते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। उनके मन में धारणाएं आ जाती हैं, जबकि वहाँ पे पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए समान है, वह चाहे लड़का हो या लड़की हो। चोट लगेगा तो जितना लड़का को लगेगा उतना लड़की को भी लगेगा। इसलिए यह सब धारणा पूर्वाग्रह का धारणा है। यह सब हमें नकारात्मक रूप लेता है, इसलिए हमें पुरानी रूढ़िबद्धताओं को निकाल देना चाहिए। चलिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं आते हैं हम लोग। अगला जो एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे कि पूर्वजों के द्वारा रूढ़िबद्ध धारणाएं बना ली गई है कि जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, वह क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। मतलब जब हम किसी व्यक्ति के एक खास छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पहले से कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। जैसे लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, साथ साथ हमें धर्म, जाति, मूल स्थान के आधार पर रूढ़िबद्ध धारणाएं देखने को मिलती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्याओं में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज में उड़ाने का काम लड़कियां नहीं करती हैं। यह सब क्या है, हमें रूढ़िबद्ध धारणाएं उत्पन्न करती है। लड़कियां के बारे में यह धारणाएं की जाती है कि लड़कियां कोमल होते हैं, वे स्वभाव के होते हैं, वे बहुत ही सुशील होते हैं। ऐसे कथन लैंगिक रूढ़िवाद का उदाहरण है, जेंडर बायोस का उदाहरण है। कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में भी यह रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि वह लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं और उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, जबकि यह अध्ययन दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को गरीबी का इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वह स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उन्हें रुचि नहीं है। वह क्या है, वह एक गरीबी का उदाहरण है। गरीबी होने के कारण वह क्या करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। यह सब क्या है, यह सब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो हम लोग बना लिए हैं। कहते हैं गरीबी के वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ तक गरीबी की शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किया जाए, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी लड़की को स्कूल भेजने में रुचि दिखाती है। कहने का तात्पर्य है कि यह रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। वह इसका वजह है कि गरीबी, जिसके कारण वह लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाती है। अगर जहाँ पे गरीबी तक शिक्षा पहुँचाते हैं, वहाँ मुस्लिम लड़की भी पढ़ने का प्रयास किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी लड़की स्कूल जाने के लिए रुचि दिखाता है। अगला है असमानताएं और भेदभाव। चलिए, असमानताएं एवं भेदभाव के बारे में जानते हैं। कहते हैं इससे पहले हमने भेदभाव, असमानताएं, विविधता में असमानताएं देखे थे पहला ही चैप्टर में, समीर 1 और समीर 2 के बारे में। समीर 1 क्या था, हिंदू था। समीर 2 क्या था, मुस्लिम था। समीर 1 क्या था, पढ़े लिखे इंसान था, सभी संसाधन उनको मिले तो वह पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बने। जबकि समीर 2 के पास अच्छे संसाधन नहीं थे, गरीबी थे, जिसके कारण उसको संसाधन नहीं मिल पाया तो वह क्या हो गया, अनपढ़ हो गया। इस तरह के विभिन्न तरह के भेदभाव होने के बावजूद भी समानताएं दोनों में दोस्ती हुई। इस तरह के भेदभाव में हम लोगों को क्या है, भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को आधार का व्यवहार मानते हैं तो वह क्या होता है, भेदभाव होता है। असमानताएं यानी कि भेदभाव किया जाता है। इस तरह के किसी भी
कि वह इस जाति के हैं तो वह इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के रूप देखेंगे, वह कुम्हार हैं तो कुम्हार का ही काम करेंगे। ऐसा भेदभाव पहले देखा जाता था जो अब नहीं है। कहते हैं हर समाज में सामाजिक विविधताएं अलग अलग रूप में सामने आती है। प्रत्येक समाज में विविधताएं अलग अलग होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, खान पान होते हैं, भाषाएं होती हैं। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करता है और किसी को गतिविधि में भाग लेने से रोकता है, तो यह किसी प्रकार की खास नौकरी करने से रोकता है, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देता है, एक ही कुआं पे हैंडपंप पे पानी नहीं लेने दिया जाता है, दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप गिलास चाय नहीं पीने देता है। इसका मतलब वह व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव है, और समानताएं के साथ साथ क्या है, उसमें भेदभाव है। जो वह नीच कास्ट के हैं, वह उस जाति के हैं, उसका हम खाना नहीं खाएंगे, उसके पानी नहीं पिएंगे, उसको मंदिर पे नहीं जाने देंगे। इस तरह के क्या है, वह भेदभाव नीचा दिखाना यह गतिविधि के लिए किया जाता है जो भेदभाव आते हैं। विभिन्न तरह के संस्कृति सामाजिक रहने के बावजूद भी इसके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल 70 दिया गया है जो छुआछूत भेदभाव को क्या करते हैं, अगर कोई करते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। कहते हैं भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 9 वर्ष के उम्र में 1901 ईस्वी में इसका अनुभव किया था, यानी कि उनको भारतीय संविधान का पिता तथा दलित का सबसे बड़ा नेता के रूप में माना जाता है, जो जीवन में आगे चलकर वह बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि वह 9 वर्ष के उम्र में ही उसे बताया गया कि यह दलित धर्म का है, इसे स्कूल में नहीं पढ़ना जाए, इसको यहाँ पानी नहीं पीने दिया जाए। इस तरह के वह धर्म देखते हुए वह संविधान के पिता होने के बावजूद, संविधान के निर्माता होने के बावजूद वह आगे चलकर बौद्ध धर्म उनको अपनाना पड़ा, क्योंकि वह अपने आप को नीच समझने लगा। इसीलिए कहते हैं कि यह भेदभाव को हटाने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 70 दिया गया है, 17 में दिया गया है कि भेदभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए अगला टॉपिक है समानता की संघर्ष। समानता के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, आइए हम लोग देखते हैं अपने समानता के लिए विभिन्न तरह के संघर्ष क्या है। कहते हैं कि भारतीय संविधान के भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है और राज्य उसमें कानूनी दृष्टि के रूप में किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा अमीरी गरीबी होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहने का तो कहते हैं कि अमीर गरीब भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की आज़ादी, भारत के ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए हमने संघर्ष किया, उसके लिए समानता का व्यवहार किया गया। संघर्ष में शामिल थे दलित, औरत, जनजातीय लोगों, किसानों, जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, ये सारे भेदभाव को मिटा के हमने आज़ादी समानता के संघर्ष के लिए आज़ादी लड़ी। कहते हैं ब्रिटिश शासन के आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था, जिसमें दलित, औरत, जनजातीय लोगों, किसानों अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। कहते हैं देश के हर वयस्क नागरिक का चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान देने का अधिकार, मताधिकार की ताकत के जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। देश के हर वयस्क, यानी कि पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष कर दिया गया है, 18 वर्ष के जो हो जाते हैं उससे जो ऊपर हैं उसे मत देने का अधिकार है हमारे संविधान में, भारत में। तो कहते हैं कि इसके दौरान वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है और अपने सरकार बनाता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहते हैं बहुत से सारे दलित संगठन होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किए। यानी कि पहले क्या किया जाता था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया देता था। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे संगठन ने क्या किया, इसको प्रवेश पाने के लिए, महिलाओं की मांग के लिए वह क्या किया, संघर्ष किया और उसको मांग को पूरा किया। महिलाओं की मांग के जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले, यानी कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले। इससे पहले महिलाओं को लिए भी क्या था, वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। वह महिलाएं क्या हुई, देखिए महिलाएं रोड पे आई और वो अपने समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किया और उन्हें समान अधिकार दिया गया, वोट के लिए, सरकार के चुनने के अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, सभी में वह बराबर के हिस्सेदार बना।
कहते हैं किसानों और दलित को आपको जमींदार और ऊंची ब्याज के दर पर छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। यानी कि क्या किया, किसानों को क्या किया जाता था, दलितों को बड़े बड़े जमींदार उसको ब्याज पे रुपया देता था और उससे ब्याज के रूप में लिया जाता है, इसके लिए भी संघर्ष किया जिससे छुटकारा मिल गया। चलिए अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की समानता के लिए क्या उपाय किया गया। इसके लिए एक संविधान बनाया गया जिसमें समानता के लिए सभी संविधान, भारतीय संविधान के दिखने वाले समिति के कुछ सदस्य आपको दिख रहे होंगे, इसमें सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सभी संविधान। कहते हैं वर्ष 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज की व्यक्त की कई तरह की असमानताएं का विचार हुआ, विभिन्न तरह की असमानताएं की विचार हुआ। कहते हैं संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, लोगों के उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किया जाता है। कई नेता ने इन लड़ाइयों का हिस्सा भी थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो NCERT में कहानी दिया गया है कि अंबेडकर किस तरह से अपने समाज के लिए कील साबित हुए। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी, यानी कि सबसे नीच जाति मानी जाती थी, यानी कि उसको क्या किया जाता था, स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसे हैंडपम्प पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, इस तरह के यूज किया जाता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसी दृष्टि और लक्ष्य को रखा जिसमें भारत के सभी लोगों को बराबर माना गया, समानता का एक अहम मूल्य की तरह माना गया और जो सभी के लिए एक भारतीय के रूप में जोड़ता है, यानी कि उसमें नीच, गरीब, अमीर, समुदाय, किसी भी धर्म, जाति भेदभाव नहीं किया गया, सभी को समान रूप से संविधान में लिखा गया। कहते हैं अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की अपराध को तरह देखा गया, इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, यानी कि एक आर्टिकल 17 दिया गया संविधान में जिसमें छुआछूत को खत्म करने के लिए एक दिया गया कानून बनाया गया, जो अगर कोई भी इस तरह का करता है उसे सजा दिया जाएगा। जो लोग अपनी पसंद के काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, ऐसा नहीं कि कुम्हार जाति का है तो वह कुम्हार का काम करेंगे, कुम्हार जाति का है तो कुम्हार का काम करेंगे, इस तरह की कोई भेदभाव नहीं किया गया। वह उसे चुनने की आज़ादी हो गया, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी काम कर सकता है। नौकरियों के लिए सभी लोगों की खुली हुई गई, यानी कि किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लड़की हो, लड़का हो, सभी के लिए एक समान नौकरी के लिए खुल गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़े कि भारत में 8 धर्मों के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म, ये सब सभी 8 धर्म होने के बावजूद भी समानताएं हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। समानता का वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, यानी कि समानता इक्वलिटी के लिए हमें वह मूल्य है, वह इवोल्यूशन है जिसके लिए हमें मरते दम तक संघर्ष करता रहना चाहिए, वह झुकना नहीं चाहिए कि हमें समानता मिली है संविधान में ही हमें, तो हम सब बराबर हैं, इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दूसरा चैप्टर NCERT पॉलिटी कंप्लीट होता है। यह PDF चाहने के लिए लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज सक्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF मिल जाएगा। इसके लिए देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जो मेरे पहले वीडियो पे देख रहे हैं वह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और जो पहला चैप्टर नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहला चैप्टर विविधता की समझ देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तीसरा चैप्टर लेके CRT पॉलिटी का समरी। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।